नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई और ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम न करें। ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो करें क्या? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का आपको जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद अहम और खास डॉक्टर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है फिजिशियन डॉक्टर पुनीत सक्सेना जी। डॉक्टर पुनीत, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे अहम तो देखिए अभी कोविड है। कोविड महामारी के दौर में ही बहुत सारी शंकाएं, सवाल लोगों के जहन में है। लेकिन अभी जो सबसे अहम है वो ब्लैक फंगस, जिसे लेकर लोग परेशान भी हो रहे हैं कि पोस्ट कोविड जब सब कुछ ठीक हो जाता है और उसके बाद ये ब्लैक फंगस आ जाता है। कैसे इसकी पहचान करें, क्या इसके सिम्टम्स और कितना एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, कोविड के केसेस जैसे जैसे बढ़े हैं सेकेंड वेव में, और हमने ये पाया है कि म्यूकरमाइकोसिस जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है, उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें कोविड एक अपने आप में ऐसी बीमारी है जो कि हमारी इम्यूनिटी को ऑल्टर कर रही है जी, और इसके अलावा जो दवाइयाँ इसमें काम में ली जा रही हैं, खास करके स्टेरॉइड्स, और जो पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसमें सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज़, तो ऐसे पेशेंट्स में डॉक्टर पुनीत बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर आप बता रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो इसे लेकर जानकारी भी दे रहे हैं, और ये सबसे अहम है। देखिए, जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो ब्लैक फंगस हो रहा है, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे। और इस शुरुआती दौर में ही अगर आपको सिम्टम्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, आप पहचान लेते हैं कि ये सिम्टम्स इसके हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हालांकि विस्तार से भी हम डॉक्टर पुनीत से बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कहना चाहेंगे कि आपके अगर कोई सवाल है, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप अभी इस वक्त हमें मेल कर सकते हैं अपने सवाल, अपने नाम और जगह के साथ, ताकि आपके सवाल को हम डॉक्टर से पूछ सके और उनके माध्यम से आपको घर बैठे जवाब मिल सके। तो ये कोशिश जरूर हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कुछ अहम चीजें हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरह से हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है। वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, कोविड के दौरान जब अगर पॉजिटिव हैं आप, तो आइसोलेशन में रहते हुए कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तब कितना ख्याल रखने की जरूरत है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आप हो चुके हैं तो पोस्ट कोविड भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके लिए भी आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। और यही वजह है कि हम लगातार हमारे डॉक्टर्स को जोड़ते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स आपसे रूबरू होते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके, मन में जो शंकाएं हैं वो खत्म हो सके। और इसलिए ये शो है डियर डॉक्टर। लेकिन टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक कई अहम जानकारी जो पहुंचाई जा रही है। टीकाकरण कितनी अहम है, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोविड हो चुका है तब भी, अगर आपको कोई बीमारियां हैं इसके बावजूद आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है, आप एकदम स्वस्थ हैं तब भी आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो वैक्सीन बेहद जरूरी है, उसके लिए कोई भी बहाने मत बनाइए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कतें हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, लेकिन इसके बाद भी वैक्सीन जरूर लगाएं शुरुआती दौर में ही, क्योंकि जब आपको सिम्टम्स आपको पता चल जाते हैं, सिम्टम्स के बाद आप अगर तुरंत ही इसका इलाज शुरू करते हैं तो वक्त रहते ही इलाज शुरू होने से, गंभीर अवस्था में पहुंचने से आप बच जाते हैं। और इसलिए बार बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर सिम्टम्स हैं, किस तरह के लक्षण आपको नजर आते हैं, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत टेस्ट कराइए। पॉजिटिव होने के बाद भी आपको मानसिक तौर पर
नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आप हैं, पता चल चुका है, उसका इलाज होगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब साथ में जाने की जरूरत नहीं है, जो कि कई तरह के मामले भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये बार बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको ध्यान देना होगा। सिटी स्कैन को लेकर भी बार बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप सिटी स्कैन जरूरत नहीं है तब भी कराएंगे तो, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद रेडिएशन के संपर्क में आ जाएंगे। बार बार सिटी स्कैन करवाने से भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये डॉक्टर्स बार बार कहते हैं। ऐसे में सिटी स्कैन करवाने में कहीं भी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक सिटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे करवाने के यहाँ पर बराबर है। और चलिए फिजिशियन डॉक्टर पुनीत सक्सेना लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। डॉक्टर पुनीत, ब्लैक फंगस को लेकर आप बता रहे थे, इससे पहले आपने जानकारी दी कि खासतौर से जो डायबिटिक हैं उनके लिए ये दिक्कत है। क्या जो किसी बीमारी से ग्रसित है उनको ही ब्लैक फंगस से खतरा है या सामान्य व्यक्ति को भी? देखिए, सामान्य व्यक्ति में भी यदि स्टीरॉयड बहुत लंबे टाइम तक यूज हो रहे हैं कोविड में तो उनको भी खतरा है। और ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें डायबिटीज नहीं है, उनको भी ब्लैक फंगस डायग्नोज हुई है। जी बिल्कुल। लेकिन पोस्ट कोविड में किस तरह की दिक्कतें हैं ज्यादा? पोस्ट कोविड कितना ख्याल रखने की जरूरत है? क्योंकि देखिए डॉक्टर, जब हमें पता चलता है कि हम पॉजिटिव हो गए हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीज असर करती है, बट मेडिसिन और ट्रीटमेंट 15 दिन चलने के बाद आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कितना ख्याल रखने की जरूरत है? क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन या ऐसी सिचुएशंस आई हैं वो पोस्ट कोविड ही देखने को मिली है। देखिए, पोस्ट कोविड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है ना उनसे लड़ना और उनको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है लंग फाइब्रोसिस, जो कि कोविड में निमोनिया होता है, वो पूरा रिजॉल्व नहीं होता है और लंग्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, फाइब्रोज हो जाते हैं। तो ऐसे में सांस में दिक्कत होना, खांसी रहना, जल्दी थक जाना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहना, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट अटैक्स होना, पैरालिटिक अटैक्स होना या सेकेंडरी इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होना या फॉर दैट मैटर फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि ये ब्लैक फंगस है, ये इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये कोविड में बहुत देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो उनमें जो दवाइयाँ जो स्टीरॉयड यदि यूज़ हुई हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर अप होना, और यदि पेशेंट बेड रिडन है तो उनके पैर में क्लॉट्स होना, जिसको कि हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये जो है मुख्यतः पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिल्कुल। और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होती, हम इसे कैसे नॉर्मल तरीके से भी क्या बढ़ा सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखा जाए कि हम ऑक्सीजन को भी नियंत्रित रख सकें पहले से ही? ऐसा नहीं कि हम जब बीमार हो या जब हमें ऑक्सीजन की कमी लगने लगे तब कुछ किया जाए। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, हम आज देखते हैं कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं या बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ऐसे में हमारी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो हम एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं। इनमें एरोबिक एक्सरसाइजेस सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग। इसके अलावा योगा करना, प्राणायाम करना, ओम का उच्चारण करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, ये हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को अच्छा रखता है। तो जब हम बीमार नहीं हो रहे हैं तब भी हम इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें तो हम अच्छा रेस्पिरेटरी रिजर्व रख सकते हैं। और ये बीमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम अपने आप को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखें। एक बार यदि बीमारी हो गई है, किसी को कोविड हो गई है और यदि ऑक्सीजन लेने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और उनकी सलाह पर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या प्रोन पोजीशनिंग जो हम बार बार मेंशन करते हैं कि हम उल्टा जब लेटते हैं हमारे पेट के बल, तो हमारे जो लंग्स का जो पिछला हिस्सा है वो एक्टिव हो जाता है और इससे ऑक्सीजनेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो ये प्रोन पोजीशनिंग हम एडमिटेड पेशेंट्स को और जो डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको भी एडवाइस करते हैं
और इसका एक पूरा पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक जो है वो वर्णन या वीडियोस भी जो है लोग जो है वो देख सकते हैं या अपने डॉक्टर से हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे व्यूवर्स भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। प्रशांत मिश्रा हैं इंदौर से, उनका सवाल ये है डॉक्टर पुनीत, वो जानना ये चाहते हैं कि जैसे अभी आप ब्लैक फंगस के बारे में बता रहे थे कि डायबिटिक जो है वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या वही लोग हो सकते हैं जिनको कोविड हुआ हो, या सामान्य जो व्यक्ति है जो बिल्कुल ठीक ठाक है, हाँ डायबिटिक है, उसे भी ये दिक्कत हो सकती है? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर हमने ये देखा है कि कोविड में चूंकि स्टेरॉयड का यूजेज बहुत ज़्यादा हुआ है और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें स्टेरॉयड यूज हो रहा है, उनमें ही ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। बट येस, इट इज़ पॉसिबल इन पेशेंट्स विदाउट कोविड ऑल्सो। जी जी बिल्कुल। मनीष शर्मा है जिन्होंने एक सवाल भेजा है कि 2 साल का बच्चा जो अपनी माँ का दूध पीता है, क्या उसकी माँ कोविड का टीका लगवा सकती है? क्योंकि इसे लेकर भ्रांतियां, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कहते हैं कि अभी थ्योरी नहीं आई है, तो इसलिए वेट करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल लगा सकते। यदि बेबी 2 साल का हो चुका है तो मदर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और अगर छोटे बच्चे हैं और ज़्यादा 2-3 महीने का है तब भी क्या यही सिचुएशन है या फिर कुछ एक दायरा है? देखिए, लैक्टेटिंग मदर्स में और प्रेग्नेंट मदर्स में जो वैक्सीन की ट्रायल्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो 2 वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जी। उन पर नहीं हुई हैं और अभी इसके बारे में रिकमेंडेशन जो है बहुत क्लियर कट नहीं है। बट जो कुछ एसोसिएशंस हैं उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया है कि वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट मदर्स में और लैक्टेटिंग मदर्स में भी इफ़ेक्टिव होगी और कारगर होगी, और विदेशों में भी कई जगहों पर जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी वैक्सीन यूज़ की जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, पंकज शर्मा है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हाई शुगर पेशेंट भी वैक्सीन लगवा सकते हैं या क्या उनको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन से बेनिफिट मिलने वाला है, बट हाँ ये ज़रूर है कि वैक्सीन लगवाने से पहले वो अपनी शुगर यदि अच्छे से कंट्रोल रखेंगे तो वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर उन्हें वैक्सीन लगवाना है तो पहले अपनी शुगर को थोड़ा कंट्रोल कर लें और इसके बाद वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल। किशोर भाटी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि लंबे वक्त से एथराइटिस है पेशेंट को कोविशील्ड वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, उनका ये सवाल। नहीं, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया। उनको लंबे वक्त से गठिया रोग है, घुटनों। बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको डॉक्टर? जी जी जी, एथराइड है उन्हें, गठिया वाले मरीज भी जो हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, यानी उनके लिए भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, वैक्सीन से रिलेटेड तो सवाल, लेकिन एक बात और है, प्लाज्मा को लेकर कहा जाता था कि शुरुआती दौर में प्लाज्मा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बाद में कहा जाने लगा उतना जरूरत नहीं, लेकिन अभी भी लोगों को इसकी नीड होती है। कितना जरूरी प्लाज्मा है और किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहिए कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? ये एक सवाल है, प्रदीप अग्रवाल जानना चाहते हैं। देखिए, प्लाज्मा पे शुरू से ही कंट्रोवर्सी रही है और शुरू में प्लाज्मा जो है अर्ली फेज ऑफ डिजीज में हेल्पफुल बताई गई थी, और अभी हमने देखा है कि लेटेस्ट रिकमेंडेशन जो है ये आई हैं कि इवन आईसीएमआर ने भी कहा है कि प्लाज्मा की कोई नीड नहीं है। जी, लेकिन और इसी तरह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हैं कई जो ये कहती हैं कि प्लाज्मा इज नॉट इफेक्टिव। लेकिन अभी भी कई लोगों को डिमांड रहती है, जरूरत रहती है, प्लाज्मा डोनेट करने की बात कही जाती है, प्लाज्मा की जरूरत की बात कही जाती है। डॉक्टर पुनीत, तो फिर वो तो डॉक्टर ही सजेस्ट करते होंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है या स्टेज है जिसमें आप प्लाज्मा हेल्पफुल होगा और उसके बाद नहीं? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत सही कहा है। देखिए, कोविड में क्या है कि बहुत सारी थेरेपीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेशनल हैं और एक्सपेरिमेंटल हैं।
तो उन्हीं में से एक प्लाज्मा थेरेपी भी है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स का और कई सारे जो एसोसिएशन है उनके समूह का ये मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी अर्ली फेज ऑफ डिजीज में इफेक्टिव हो सकती है। हम देख रहे हैं कि जैसे और भी थेरेपीज है, रेमडेसिविर को लीजिए तो उस पर भी कितनी कंट्रोवर्सी है, WHO ने उसको अपनी लिस्ट से ही हटा दिया है। तो इसी तरह से तो कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली इवॉल्व हो रहा है, और जैसे जैसे एविडेंस जो है और ट्रायल्स आएंगी सामने तो उसी तरह से जो ट्रीटमेंट है वो मॉडिफाई टाइम टू टाइम होता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी भी रेमडेसिविर को लेकर लगातार उसकी डिमांड बनी रहती है, लेकिन समझना आप चाहेंगे किस सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ती है, कौन से स्टेज या कोविड की पहुंच जाए, या फिर क्या दिक्कतें होती हैं जब आपको ये एस्टेरॉयड चाहिए ही पड़ता है? क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हर किसी को लगता है कि थोड़े से भी ज्यादा तबियत बिगड़ी तो ये इस इंजेक्शन की जरूरत होगी, जबकि डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ही सजेस्ट करेंगे कि किस स्टेज में क्या जरूरत है। समझे कैसे आम जन इसे? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जिसको भी कोविड डायग्नोज होता है वो ये सोचता है कि शायद रेमडेसिविर एक मैजिकल मेडिसिन है और सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। और जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं और जिनमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है और जिनके लिवर और किडनी फंक्शंस बिल्कुल ठीक हैं या जिनको एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लोग रेमडेसिविर के लिए एलिजिबल हैं। और रेमडेसिविर ये बताना चाहेंगे कि अर्ली फेज ऑफ डिजीज़ में, जहाँ कि जब वायरस रेप्लिकेट हो रहा होता है, तभी कारगर हो सकती है। और ये फेज नॉर्मली फर्स्ट 9 डेज तक लास्ट करता है, यानी कि बीमारी के शुरुआत के 9 दिन। यदि इसमें रेमडेसिविर दिया जाए तो कारगर होता है, इसके बाद इसकी उपयोगिता बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। और माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं होती है। जी बिल्कुल, और ये समझना होगा कि कहाँ पर जरूरत है, और डॉक्टर्स अगर कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि अब आपको इस इंजेक्शन की जरूरत है, तभी आप लें, तभी आप सजेस्ट कर सकते हैं, अपने पेशेंट के लिए ला सकते हैं, तो शायद कह सकते हैं कि क्राइसिस भी कम हो जाएगी। डॉक्टर पुनीत, जिस तरह की अभी बहुत ज्यादा डिमांड भी हो रही है और ब्लैक में भी इसे बेचा जा रहा है। हरीश मिश्रा हैं जिनका सवाल है, 36 साल की उम्र में मेडुला में उन्हें क्लॉट हुआ था, वो अभी उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की टैबलेट भी साथ में ले रहे हैं, तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। दवाइयाँ लेते हुए आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करें, अपनी जो भी बीमारी है उसको अच्छे से कंट्रोल करवा लें और उसके बाद आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल, और ये जो सेकेंड वेव है, डॉक्टर कहते हैं कि थर्ड वेव भी आएगी जो बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए इन सब चीज़ों से, क्योंकि अब लोग डबल मास्किंग भी करने लगे हैं और ज़्यादा एहतियात रखने लगे हैं, क्योंकि एयरबॉर्न भी माना जा रहा है इसको कि इससे भी ज़्यादा फैल रहा है ये। बच्चों को सेफ कैसे रखें, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, बच्चों को सेफ रखने के लिए ही शायद गवर्नमेंट ने और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने स्कूल्स को और कॉलेजेस को क्लोज रखा है, सो दैट 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो। और बच्चों को कंट्रोल में रखना, एक बार स्कूल चले गए या खेल रहे हैं तो उनको मास्क संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और बच्चों का वैक्सीनेशन भी अभी चालू नहीं हुआ है, तो विद टाइम हम देख रहे हैं कि जब एडल्ट इम्यूनाइजेशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद शायद शीघ्र ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा, तो उनमें भी जो है इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। और यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं, और जैसा हमने अभी देखा सेकेंड वेव में भी काफ़ी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, मगर उनमें डिजीज़ की सिवियरिटी नहीं देखने को मिली है।
ठीक है डॉक्टर पुनीत, लेकिन हम अगर फर्स्ट फेज की बात करते हैं, अगर हम पिछले साल जिस तरह से कोविड था, बहुत जल्दी लोग ठीक होते, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जा रहे थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा भयावह हालात हैं। अच्छे खासा व्यक्ति है, पॉजिटिव होता है, जब तक ट्रीटमेंट हो पाता है 2-3 दिन में कई ऐसे केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें डेथ तक हो जाती है। सेकेंड वेव कहते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन क्या अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव हुआ है तो मेडिसिन में भी कुछ डिफरेंसेस आए हैं पहले से अब में? देखिए सेकेंड वेव में क्या है कि एक तो वायरस है म्यूटेट हो गया है, जैसे कि हमने देखा कि इंडियन वेरिएंट्स डबल म्यूटेंट और जो बाहर के यूके वेरिएंट, इस तरह के जो वेरिएशंस वायरस में आए हैं उसकी वजह से इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं और उसकी वजह से हमको शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और मॉर्टलिटी भी देखने को मिली है सेकेंड वेव में। जहाँ तक कि ट्रीटमेंट की बात है तो ये ज़रूर है कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल टीम्स हैं वो अब थोड़ी और वाइज हो गई हैं और उनको ये पता है कि पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। सिर्फ पेशेंट्स को टाइमली जो है अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना है। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है और इसमें इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रायल्स लगातार दवाइयों पे चल रही है और हर दिन हमें सुनने को मिलता है और ये कि भाई ये दवा की कारगरता जो है वो सिद्ध हो रही है या ये काम में आएगी। तो थेरेपी जो है वो डायनेमिक है और उसमें टाइम टू टाइम थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, रिकमेंडेशंस चेंज होती रहती हैं। बट बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि रिपोर्ट अर्ली टू द डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जल्दी आएँ, घर पे इंतजार ना करें। यदि मरीज गंभीर रूप ले रहा है तो अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करें जिससे कि वो उनका आगे का मैनेजमेंट एडवाइस कर सकें। बिल्कुल। नोएडा से अनुराग अजमेरा, इनका सवाल है डॉक्टर पुनीत, ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं और जिस तरह के मामले सामने आते हैं कि ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि आंखें तक निकालनी पड़ जा रही हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे लोग समझे कि ये इसके ही इंडिकेशन है और वक्त रहते ट्रीटमेंट हो सके? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। तो इसको जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इसको जल्दी पहचान के और इसका ट्रीटमेंट चालू करें तो इसके कॉम्प्लिकेशंस और मॉर्टलिटी बहुत कम हो जाती है। इसके शुरुआती लक्षण हैं कि नाक में सूखापन महसूस होना, नाक में दर्द या ब्लडी डिस्चार्ज, यानी कि जिसको बोलते हैं कि खून से सना हुआ जो डिस्चार्ज है वो होना, आँख में दर्द होना, दिखाई देने में कुछ कमजोरी महसूस होना, सर दर्द होना या ऐसा कि बेहोशी की सी हालत सा होना या एकदम से ऐसा लगे कि तबीयत एकदम से गिरने लगी है मरीज की, रेड आई हो जाना, वॉमिटिंग्स होना या कोई लकवा जैसा कोई असर आ जाए एकदम से सडनली, तो ये अर्ली लक्षण हैं म्यूकरमाइकोसिस के, यानी कि ब्लैक फंगस के। बिल्कुल, और इसे इग्नोर नहीं करना है कि अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत ही इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसका ट्रीटमेंट किस तरह का है डॉक्टर पुनीत? अगर ये डायग्नोज हो जाता है कि हाँ आपको ब्लैक फंगस है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह का है? अर्ली स्टेज में कुछ अलग होगा, बाद में फिर कुछ अलग होगा, क्योंकि इसको भी लेकर जो जानकारी मिल रही है कि जो इंजेक्शन इसमें लग रहे हैं वो भी ब्लैक में है, वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए म्यूकरमाइकोसिस तो एक इस्टेब्लिश डिजीज़ है। ये इनके केसेस रेयरली हमको पहले भी देखने को मिलते थे और हम उनका ट्रीटमेंट करते थे जी। और इसका ट्रीटमेंट वेल इस्टेब्लिश्ड है और इसमें एंटी फंगल ड्रग्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये जानना ज़रूरी है कि इसमें सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये फंगस को जहाँ पे ये फैलती है, जैसे कि साइनसेस, आइज़ या ब्रेन का कोई पार्ट, तो वहाँ से इसको हटाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है ऑपरेशन के द्वारा। और इसके साथ में जैसे कि आपने कहा इंजेक्शंस जो शायद नहीं मिल रहे हैं आसानी से, वो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, उनको भी एक लंबे समय तक देना होता है और इनको हॉस्पिटल में सुपरविजन में ही दिया जा सकता है। तो यदि टाइमली इंटरवेंशन करें तो इससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और यदि इसको हम डिले कर रहे हैं, यदि 5-7 दिन निकल गए हैं तो उसके बाद इसका इलाज जो है वो जटिल होता चला जाता है और बहुत हाई मॉर्टलिटी देखने को मिलती है। जी,
बिल्कुल। अर्पित धिनवा है डॉक्टर पुनीत, उनका सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए वैक्सीन की फर्स्ट डोज तो लग गई, लेकिन सेकंड डोज को लेकर भी अलग अलग यहाँ पर चीजें सामने आती हैं। अभी जैसा कहा जा रहा है कि 12 to 15 वीक्स बाद आप सेकंड डोज ले सकते हैं। अर्पित धिनवा, इनका सवाल ये है कि वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग गई है, सेकेंड डोज के लिए जो फिक्स टाइम बताया जाता है, क्या उसी फिक्स टाइम पर लेना जरूरी है? अगर कुछ आगे पीछे होंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो लगातार सवाल वैक्सीन को लेकर भी है, ब्लैक फंगस को लेकर भी, जिस तरह से डॉक्टर पुनीत यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे हमें ख्याल रखना है, सिम्टम्स पर ध्यान देना है खास तौर से, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है या पेशेंट्स जिसे जो फेस कर रहे हैं इसे पोस्ट कोविड दिक्कतें होती हैं, और ये ब्लैक फंगस भी इसी का ही नतीजा है। लेकिन वक्त रहते अगर आप सिम्टम्स को समझेंगे तो इलाज वक्त रहते शुरू होगा तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे और बहुत आराम से इसका भी ट्रीटमेंट यहां पर हो सकता है। डॉक्टर पुनीत सक्सेना, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ इस शो में जोड़ने के लिए, और चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।